नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेने दुबई पहुंच गए हैं। दुबई में वहां स्थित बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूत वैश्विक सहयोग की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में ग्लोबल साउथ के देशों के हित का समझौता नहीं होना चाहिए। दुबई में बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अकेला ऐसा देश है जिसने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अपने लक्ष्य को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे हमेशा कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है और इसके लिए खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना ही पड़ेगा। यह जरूरी नहीं कि विकासशील देशों को समस्या पैदा करने वाले देश नहीं माना जाना चाहिए। विकासशील देश भी समस्या को सुलझाने में योगदान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय और तकनीकी मदद दिए बिना यह संभव नहीं है। यही वजह है मैंने हमेशा इस बात की वकालत की है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय और तकनीक के ट्रांसफर के लिए वैश्विक सहयोग बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसके तहत मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन की शुरुआत भी की गई है। इसके तहत लोगों को पर्यावरण सहयोगी जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने पर्यावरण को देखते हुए जनवरी 2023 के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी शुरुआत की है। इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और इसके इस्तेमाल के साथ ही उसके निर्यात के लिए भारत ने ग्लोबल हब बनाने की योजना बनाई है। पीएम मोदी ने एतिहाद से बातचीत में कहा कि भारत का लक्ष्य साल 2030 तक देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को 5 MTPA के तक ले जाना है। अगली खबर, बारिश और कोहरे की वजह से परिवहन सेवा ध्वस्त रही है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर से आने जाने वाली 12 उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं। इससे नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया, नारेबाजी भी की, कुछ फ्लाइट डाइवर्ट भी हुई हैं। दूसरी तरफ ट्रेन सेवाएं पटरी से उतर गई हैं। ट्रेन 18 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है। बिजली कटौती खूब हो रही है। वहीं बारिश के साथ ठंड बढ़ी है। खेती किसानी प्रभावित हुई है। खलिहान में पड़े धान भीग गए हैं। बाबतपुर वाराणसी कोहरे की वजह से लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अलग अलग शहरों के जाने वाली कम से कम 12 उड़ानें निरस्त कर दी गई थी। इससे 2160 से ज्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई फ्लाइटें देरी से आई तो कुछ दूसरे शहरों के लिए डाइवर्ट कर दी गई। इससे यात्रियों ने और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नाराज यात्री व उनके परिजन ने टर्मिनल बिल्डिंग में हंगामा भी किया। फ्लाइटों के साथ निरस्तीकरण और विलंबित होने से टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों की भीड़ हो गई। तमाम यात्री टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर जमीन पर बैठे देखे गए। परेशान यात्रियों ने एयरलाइंस के प्रतिनिधियों से फ्लाइट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इससे नाराज यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। एयरलाइंस के प्रतिनिधियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं मिली। मामला बढ़ता देख CRPF के जवानों को बुलाना पड़ा था। अगली खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय ने दोहरा डिग्री के नियम को लागू करने का निर्णय लिया है। मतलब छात्र एक साथ 2 शैक्षणिक पाठ्यक्रम में हासिल ले सकते हैं। एकेडमिक काउंसिल द्वारा स्वीकृत किए गए निर्णय के मुताबिक अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही पाठ्यक्रमों में छात्र दोहरी डिग्री के लिए 2 अलग अलग कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में पेश किए गए प्रस्ताव को एकेडमिक काउंसिल ने अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि बुलाई गई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ट्विन डिग्री का प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका। विश्वविद्यालय ने फिलहाल कई शिक्षकों के विरोध के उपरांत यह प्रस्ताव स्थगित करते हुए उसे वापस ले लिया है। एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों के मुताबिक विश्वविद्यालय के ही 2 अलग अलग पाठ्यक्रमों में छात्र दाखिला ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल दूसरे विश्वविद्यालय के साथ ट्विन डिग्री के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। एकेडमिक काउंसिल की बैठक के दौरान इसके सदस्यों ने दोहरी डिग्री की स्वीकृति दे दी है। अब इसे लागू करने के लिए अंतिम मंजूरी विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन DTF की सचिव प्रोफेसर आभा देवी हबीब ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोहरी डिग्री पूरी तरह से एक दिखावा है। यह पूर्णकालिक डिग्री के मूल्य रूप को कम करती है। अगली खबर, 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर संजय राउत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं या आने वाले हैं। कांग्रेस की जीत मतलब इंडिया अलायंस की जीत है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शानदार प्रचार किया है। पीएम और मंत्री सभा कर रहे थे। मैं एग्जिट पोल पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है। राजनीति में रिसॉर्ट पॉलिटिक्स होता है। रिसॉर्ट पॉलिटिक्स तो सबसे पहले बीजेपी ने किया था।
पीटीआई के अनुसार देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद जब ज्यादातर एग्जिट पोल में राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है, वहीं तेलंगाना तथा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे रहने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान हुए थे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 25 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले गए थे। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान हुआ था। इन सभी राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। एबीपी सी वोटर के सर्वेक्षण में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 41 में से 53 सीटें हासिल हो सकती हैं, तो बीजेपी को 36 से 48 सीटें मिल सकती हैं। जन की बात के सर्वेक्षण में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 42 से 53 सीटें हासिल हो सकती हैं। ज्यादातर सर्वेक्षणों में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के अनुसार 119 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस 63 से 69 सीटें हासिल कर सकती है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में सत्ताधारी दल कांग्रेस को भाजपा के मामूली बढ़त के मिलने के पूर्व अनुमान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने कहा कि क्या एग्जिट पोल के बीच समानता है? 2-3 दिन को जब वोटिंग गिनती होगी सभी एक ही एग्जिट पोल रिजल्ट सामने आएगा। एग्जिट पोल आने दीजिए, लेकिन हम पूर्ण बहुमत से सरकार में बनाएंगे। एक चैनल के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 9 सदस्यीय विधानसभा सीट में से 57 सीट मिलने का पुनर्अनुमान लगाया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी उससे भी अधिक सीट हासिल करेगी, 57 नहीं 75 सीट हासिल करेगी। क्रम बदल दिया जाएगा। यदि भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाती तो अपने विधायकों को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित करने के कांग्रेस की संभावित योजना के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके कोई आवश्यकता नहीं है, भाजपा ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा हम अपने प्रयासों को और हमें अपने प्रयासों और लोगों पर पूरा भरोसा है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को झारखंड के हजारीबाग के बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों को श्रद्धांजलि दी। बीएसएफ जो लगभग 2.5 लाख कर्मियों की ताकत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, हर साल 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा के लिए नियुक्त बीएसएफ देश का एकमात्र बल है जिसकी युद्धकाल के साथ साथ शांतिकाल में भी स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका है। इसने सीमा पर शांति सुनिश्चित करते हुए युद्ध और शांति के सौंपे गए हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का अपनी क्षमता साबित की है। सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके और दूर दराज के स्थानों पर तैनात बीएसएफ के जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं के संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। सचिवों की समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में आया था। प्रारंभ में 1965 में बीएसएफ की स्थापना 25 बटालियनों के साथ की गई थी और समय बीतने के बाद पंजाब, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने के लिए देश की आवश्यकता के अनुसार इसका विस्तार किया गया था। वर्तमान में बीएसएफ के पास उन 192 बटालियन के साथ 7 बीएसएफ ऑल्ट्री रेजिमेंट हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करते हैं। इसके अलावा बीएसएफ कश्मीर घाटी में घुसपैठ विरोधी, उत्तर पूर्व क्षेत्र में उग्रवाद विरोधी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल विरोधी अभियान और पाकिस्तान और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर एकत्रित जांच चौकियों की सुरक्षा में भी भूमिका निभा रहे हैं। आखिरी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सैकड़ों किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 11 रुपए में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने गन्ने के राज्य सहमत मूल्य में 11 रुपए की बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी दे दी है। गन्ने का दाम अब 380 रुपए से बढ़कर 351 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने एक्स पर पोस्ट में शेयर करते हुए लिखा कि आज पंजाब के किसानों के लिए शुभ दिन है क्योंकि गन्ने की कीमतों में 11 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। गन्ने का रेट 351 रुपए है। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह कदम गन्ने की एमएसपी में बढ़ोतरी और राज्य में गन्ना मिलें खोलने के लेकर किसानों के साथ बैठक के बाद ही आया है। गन्ने की कीमतों में 70 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की मांग को लेकर जालंधर में 4 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अच्छी खबर का आश्वासन दिए जाने के बाद अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। एसकेएम द्वारा उठाई गई अन्य मांगों में केंद्र सरकार से एमएसपी की गारंटी, अब निरस्त कृषि कानून के खिलाफ साल भर के आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेना, कर्ज माफी, किसानों के लिए पेंशन शामिल करना है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि कॉर्पोरेट लूट रहे हैं और उन्हें लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए हैं, लेकिन किसानों के लिए नहीं है। ये कर्ज के जाल हमारे किसान को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। इस विरोध के माध्यम से हम ये मांग उठा रहे हैं कि किसानों का कर्ज जल्द से जल्द माफ कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।